हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आज हमारा जो नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, अध्याय 7, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जनन का तात्पर्य है एक जीव से एक नया जीव बन जाना, वही क्या कहलाता है, जनन या रिप्रोडक्शन। देखिए, जनन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कायिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। कायिक जनन मतलब शरीर के अंदर 2 भाग होते हैं, एक होता है लैंगिक अंग और एक होते हैं कायिक अंग। लैंगिक अंग जिनसे युग्मक बनता है वो लैंगिक अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर वृषण है, अंडाशय है, वृषण से शुक्राणु बनते हैं, अंडाशय से अंडाणु बनते हैं, वो तो कहलाते हैं लैंगिक अंग। उसके अलावा शरीर के अन्य जो भी अंग है, जो भी कोशिका है, वो कायिक कोशिका या कायिक अंग कहलाते हैं। तो यदि शरीर के किसी भी अन्य भाग से कोई भाग टूटकर अलग हुआ और उसने नया जीव बना लिया तो वो क्या कहलाएगा, कायिक जनन। अब देखिए, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। जैसे कोई जीव है, जैसे मेरे शरीर की अंगुली टूटकर अलग हुई और इस अंगुली से पूरे मेरे जैसा वापस शरीर बन गया, वो तो क्या हो गया, कायिक जनन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का युग्मक नया शरीर बना दे। जैसे मनुष्य में निर्माण के लिए शुक्राणु और अंडाणु का मिलकर नया जीव बनता है, वो लैंगिक जनन है। लेकिन यदि केवल शुक्राणु से पूरा जीव बन जाए या केवल अंडाणु से पूरा जीव बन जाए तो वो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। यानी एकल युग्मक से पूरा शरीर बन जाना, लैंगिक अंगों के युग्मकों का दोनों का आपस में जुड़ना आवश्यक ना हो, वो क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन। और जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक नया जीव बनाए वो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर के अंदर हम तीनों प्रकार के जनन को, मनुष्य में होने वाले जनन को विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो भाषा लिखी हुई है इसको आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपके जो जो काम की चीज है वो मैं बता रही हूं। देखिए, बिल्कुल शॉर्ट में और काम की चीज पढ़ना है आपको। एकल जीवों में प्रजनन की विधि, इस पेज को निकाल लीजिए आप अपनी किताब के अंदर, कि जिस पर लिखा हुआ एकल जीवों में प्रजनन की विधि। एकल जीव का मतलब क्या होता है, चाहे आप उसको एक जीव बोलो या एक कोशिका बोलो, उनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से ही बना होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एकल जीव। अब ये जीव अपने जैसा नया जीव कैसे बनाते हैं, मुख्यतः ये कैसे जनन करते हैं, कायिक या अलैंगिक जनन करते हैं। इनके शरीर का कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया या शरीर का कोई भाग अलग से बना, वो फिर अलग हुआ और उससे नया शरीर बन गया, या इसने अपने शरीर के अंदर पहले केंद्रक पदार्थों को बढ़ाया, डबल किया, फिर भाग को बांट दिया और वो नया जीव बन गया। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। इनके अलग अलग नाम दिए गए, विखंडन, द्विविखंडन, मुकुलन, ये सारे हमें पढ़ने, ठीक है। तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि, इस लाइन का मतलब आपको पहले तो पता होना चाहिए। एकल जीव यानी जिनका शरीर सिर्फ सिंगल सेल, एक कोशिका से बना हो। देखिए, एकल जीव करने वाले सबसे पहली विधि है विखंडन। अब आपको एक तो ये विधि याद रखनी है, क्या होता है विखंडन के अंदर, कौन कौन से जीव विखंडन करते हैं, विखंडन के द्वारा जनन करते हैं, उनका एग्जाम्पल भी याद रखना है। देखिए, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन तथा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजुआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। इसमें क्या होगा, एक कोशिका है वो टूटकर 2 भागों में विभक्त हो जाएगी। अब वो 2 भाग नहीं कहलाएंगे, 2 जीव कहलाएंगे। ऐसा किसमें होता है, अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन भी किसी भी तल से हो सकता है, परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विविखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। एक शरीर से बहुत सारे टुकड़े बन गए, नए नए जीव बन गए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बहुखंडन। दूसरी ओर यीस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभार कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि क्रियाकलाप में देख चुके हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, मुकुलन। तो देखिए, पहले तो इस डायग्राम को देखो। अमीबा में द्विविखंडन, अमीबा में जनन किस प्रकार हुआ, द्विविखंडन से। यानी इसके अंदर क्या हुआ, ये अमीबा का शरीर है, इसके अंदर ये केंद्रक है, कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है। पहले तो इसने इस कोशिका को के अंदर के केंद्र को 2 भागों में बांटा, मटेरियल को आधा आधा किया, केंद्र को 2 टुकड़ों में बांट दिया, फिर कोशिका को 2 टुकड़ों में बांट दिया।
तो एक जीव से दो खंड बन गए कि नहीं बने, एक कोशिका से दो खंड बने कि नहीं बने। इस विधि को इसने क्या बोला, बहुखंड द्विविखंडन। क्या बोला, द्विखंडन, दो ही खंड बने। और ऐसा किस में होता है, अमीबा में। क्वेश्चन आएगा अमीबा में जनन की विधि समझाइए, तो आपको क्या बोलना है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें द्विखंडन द्वारा जनन होता है। ये डायग्राम आपको बनाना है और फिर लिखना है, अमीबा में पहले केंद्र के पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है और फिर पूरी कोशिका को दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे दो कोशिका के भाग दो जीव कहलाएंगे और ये विधि क्या कहलाएगी, द्विखंडन। फिर लेशमानिया में द्विखंडन कैसे होगा, इसी प्रकार इसके अंदर ये लेशमानिया जीव है, एक केंद्रक है, इसको डबल करके दो भागों में बांटा जाएगा। फिर लेशमानिया के शरीर को दो टुकड़ों में बांटा जाएगा, दोनों में एक एक केंद्रक चला जाएगा और ये यहाँ से अलग हो जाएगा, तो दो लेशमानिया बन जाएंगे। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, यहाँ पर तो दो ही खंडन बने, यहाँ पर जितने केंद्र के खंड है उतने ही जीव बन जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, बहुखंडन। क्वेश्चन आएगा प्लाज्मोडियम में जनन की विधि लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, बहुखंडन। याद करना है, डायग्राम भी याद करना है, ये जो चीज लिखी हुई है ये भी याद करनी है आपको, स्टार लगा लो आप। फिर आता है खंडन, खंडन यानी शरीर का खंडों में बंटकर फिर नए भाग में बन जाना। देखिए खंडन में क्या लिखा हुआ है, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्पाइरोगायरा में जनन की विधि क्या है, खंडन। फिर आता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब है आपने किसी शरीर को टुकड़ों में काट दिया, जैसे मेरे शरीर के तीन पार्ट कर दिए, मुंह अलग कर दिया, धड़ अलग कर दी, पैर अलग कर दिए, तो क्या होगा कि मेरे मुंह से पूरा शरीर बन जाएगा, धड़ से पूरा शरीर बन जाएगा, पैरों से वापस पूरा शरीर बन जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, पुनरुत्पन्न। आप देखते हो गिलहरी के अंदर पूंछ को काट दिया, थोड़े दिनों में पूंछ वापस बन जाती है, वो किसकी विधि है, पुनरुत्भवन। देखिए जैसे ये प्लेन एरिया में पुनरुत्भवन द्वारा होता है, ये प्लेन एरिया का शरीर था, इसको काट कर तीन भागों में बांट दिया, मुंह अलग कर दिया, धड़ वाला भाग अलग कर दिया, पैर वाला भाग अलग कर दिया, तो इस मुंह से ये नीचे पूरा शरीर बना, धड़ से ऊपर और नीचे पूरा शरीर बन गया और पैरों से ऊपर वाला शरीर पूरा बन गया, तो तीन प्लेन एरिया बने कि नहीं बने, ये विधि क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन। एग्जाम्पल याद करना है, ये विधि क्या होती है, क्या होता है इसमें प्रक्रम, और उदाहरण क्या है, प्लेन एरिया। देखिए पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है, अर्थात यदि किसी कारणवश जीव शत विकसित हो जाता है, यानी टूट जाता है, बिखर जाता है, अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरणतः हाइड्रा और प्लेन एरिया, ध्यान रखना इन दोनों में क्या होगा, पुनरुद्भवन। हाइड्रा तथा प्लेन एरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। इसमें तीन टुकड़े बने तो तीन प्लेन एरिया बन गए, नहीं, यह पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और उत्तक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप और क्रम से होता है, जिसे परिवर्तन कहते हैं। परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अगला आता है मुकुलन। मुकुलन में क्या होगा, देखिए हाइड्रा में मुकुलन है पुनरुद्भवन का प्रकार। हाइड्रा का शरीर ऐसे होता है, इसमें एक ऐसी संरचना इसके यहाँ पर और बन गई और ये फिर कटकर अलग हो गई तो नया हाइड्रा बन गया। ये विधि क्या कहलाती है, मुकुलन। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हालांकि है पुनरुद्भवनी, लेकिन हाइड्रो में विधि क्या कहलाती है, मुकुलन। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार क्या कहलाता है, मुकुल कहलाता है। यह मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बना देता है। डायग्राम याद रखना, उदाहरण याद रखना, विधि याद रखना। फिर आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जैसे पौधे का कोई भाग एक्स्ट्रा बन गया, वो टूट कर अलग हुआ और नया पौधा बन गया। बहुत
ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। एकल पौधे मतलब जिसमें एक लिंगी पौधे हो। परतन, कलम, रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब तथा अंगूर इसके उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब और चमेली उन पौधों के उपयोग है कौन सी? कायिक प्रवर्धन। तो ध्यान रखना किन फसलों में कायिक प्रवर्धन होता है? केला, संतरा, गुलाब, चमेली। और फायदा क्या है? दूसरी जो फसलें हो रही है उनकी तुलना में ये जल्दी होती है तैयार। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। लैंगिक जनन होता है, उसमें क्या होता है कि संतान माता पिता से कुछ मिलती होती है, जुलती होती है, पूरी नहीं होती है। लेकिन कायिक प्रवर्धन से जो संतान उत्पन्न होगी वो बिल्कुल माता पिता की फोटोकॉपी होगी। देखो ब्रायोफिल्म के अंदर ये कलिका बनी, ये टूटकर अलग हुई, ये नया ब्रायोफिल्म बना लेगी। इस प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिका विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधे में विकसित हो जाती है। ये किसका उदाहरण है? कायिक प्रवर्धन का। आया कि नहीं आया समझ में आपको? एक आता है बीजाणु समासंग। राइजोपस नाम का पौधा होता है, उसके अंदर ऐसे बीजाणु बनते हैं। बीजाणु एक सुरक्षात्मक कवच से ढके हुए रहते हैं। जब ये टूटता है, बीजाणु बिखरता है, तो प्रत्येक बीजाणु जाकर एक नया राइजोपस बना लेगा। इस विधि को क्या बोलते हैं? बीजाणु समासंग। देखिए अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। क्रियाकलाप 7.2 में ब्रेड पर धागे के समान कुछ रचनाएं विकसित हुई थी। ये राइजोपस का कवक जाल है। देखिए फफूंदी लगती है ना ब्रेड पर, रोटी पर, वो किसके कारण? राइजोपस। ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। ये गुच्छ बीजाणु धानी है, इनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। इन बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर यह वृद्धि करने लगती है। अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की उनमें कई नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन का, कायिक जनन का ये एक रूप है क्या? अलैंगिक जनन। तो ध्यान रखना राइजोपस में जनन कैसे होगा? बीजाणु समासंग के द्वारा। फिर आता है लैंगिक जनन। अभी मैंने आपको बताया लैंगिक जनन जिसमें दो अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार के युग्मक संयोजन करके जो नया जीव उत्पन्न करते हैं उसे क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। देखिए हम जनन की उस विधि से भी परिचित है जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यष्टि एकल जीवों की भागीदारी होती है। न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और ना ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है? सार्थकता यह है कि जो नया जीव बनेगा वो विभिन्नता लिए हुए होगा, इसमें दोनों के जीवों का गुणों का समावेश हो गया। यानी माता और पिता के युग्मकों के मिलने से जो संतान बनती है उसमें माता और पिता दोनों के लक्षण आएंगे, तो एक नया विभिन्नता लिया हुआ जीव है वो उत्पन्न होगा। सबसे विकसित प्रकार की विधि है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्यों आवश्यक है? वही चीज है कि नए प्रोडक्ट उत्पन्न करने के लिए, नई विभिन्नताएं लाने के लिए। देखिए एकल कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना और कोशिकीय संगठन दोनों की आवश्यक है कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। यानी एकल युग्मक द्वारा या एकल जनक द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी उसमें विभिन्नता नहीं होगी, वो तो एक फोटोकॉपी जैसी होगी। लेकिन अगर माता और पिता अलग अलग जीवों के अलग अलग लिंगों के युग्मक से जो संतान उत्पन्न होगी उसमें विभिन्नता होगी, क्योंकि उसमें माता के लक्षण भी आएंगे और पिता के लक्षण भी आएंगे।
तो विभिन्नता आवश्यक है विकास के लिए। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना इस पैराग्राफ को, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अब देखिए, जिस प्रकार मनुष्य में होता है, पौधों में भी ऐसा ही होता है। एक नर पौधा होता है, एक मादा पौधा होता है। नर पौधे के द्वारा पुंमंग उत्पन्न किए जाते हैं और मादा पौधे के द्वारा स्त्री केसर के द्वारा जो मादा युग्मक है वो उत्पन्न किए जाते हैं। इन दोनों के मिलने से एक नया पादप बनता है। ये एक प्रकार का लैंगिक जनन है। देखिए देखिए, पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक लिंगी, जिसमें केवल नर पादप ही उत्पन्न हो, और एक होता है उभय लिंगी, जिसमें नर वाला भाग भी और मादा वाला भी हो। एक लिंगी में या तो पुरुष वाला होगा और या स्त्री वाला होगा, और अगर उभय लिंगी है तो उसमें पुरुष और स्त्री दोनों वाला पुष्प होगा। ठीक है, देखिए पुष्प की अनुदैर्घ्य, ये जो आपको पुष्प दिखाई दे रहा है ये उभय लिंगी है, क्योंकि इसमें मादा वाला भाग भी है और नर वाला भाग भी है। इसमें ये जो मादा वाला भाग है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसका ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, ये नली जैसी संरचना वर्तिका, और नीचे ये कहाँ होगा, अंडाशय। अंडाशय के अंदर मादा युग्मक बनेंगे। इसके पास जो आपको ये संरचना दिख रही है परागकोश, इसका ये तंतु, और इस परागकोश के अंदर क्या रहेंगे, पुंमंग रहेंगे, पुंकेसर रहेंगे, पुंमंग रहेंगे, जो नर युग्मक होते हैं। तो ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों वाला भाग उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है, उभयलिंगी पुष्प। अब पुष्प पौधों में लैंगिक जनन, देखिए आवर्त बीज या एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में स्थित होते हैं। तो ध्यान रखना, इनके जननांग जो भी पुंकेसर और स्त्री केसर है वो किस भाग के अंदर रहेंगे, तो हमेशा पौधे के पुष्प में उपस्थित रहेंगे। इसलिए पुष्प को पौधे का लैंगिक अंग कहा जाता है। ठीक है, आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे बाह्य दल, पौधे का सबसे बाहरी भाग, ये जो बड़ा बड़ा पत्तेदार संरचना होती है, ये क्या कहलाती है, बाह्य दल, जो हरा होता है सामान्यतः। फिर दल, यानी ये दल होते हैं, पंखुड़ियां होती है विभिन्न रंगों की। फिर आता है पुंकेसर, ये नर जननांग, और फिर आता है स्त्री केसर यानी मादा जननांग। तो पुष्प के चार मुख्य भाग, बाह्य सबसे भाग क्या कहलाएगा, बाह्य दल, फिर उसके अंदर वाला भाग दल यानी पंखुड़ी, फिर पुंमंग, और फिर स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है, जिनमें जनन कोशिकाएं होती है। पंखुड़ी और बाह्य दल के क्या कार्य हो सकते हैं, देखिए पंखुड़ी और बाह्य दल का काम है, बाह्य दल का काम है पुष्प की रक्षा करना। पंखुड़ी विभिन्न रंगों की होती है। अगर किसी पुष्प एक लिंग है, उसके युग्मकों को दूसरे पुष्प तक ले जाना है, तो वो कीट ले जाएंगे, मक्खियां ये ले जाएंगे, तो उनको आकर्षित करने के लिए पंखुड़ियां क्या होती है, विभिन्न रंगों की होती है, विभिन्न गंध लिए हुए होती है। अभी मैंने जो परिभाषा बताई वही देखिए, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, तो वो पुष्प क्या कहलाता है, एक लिंगी। एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लेना, निम्न में से कौन सा पादप एक लिंगी है, तो पपीता और तरबूज। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उभयलिंगी पुष्प। एग्जाम्पल याद कर लेना, गुड़हल और सरसों। एक लिंगी पुष्प तो है पपीता और तरबूज, और उभयलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित रहेंगे, गुड़हल और सरसों। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है, जो परागकण बनाता है। परागकण क्या होता है, नर युग्मक। परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं, तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। देखिए सबसे केंद्र में स्त्री केसर स्थित है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। यह तीन भागों से बना होता है। आधार पर फूला हुआ भाग अंडाशय, मध्य में लंबा वर्तिका तथा शीर्ष पर भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। यानी स्त्री केसर तीन भागों से मिलकर बना। आधार पर अंडाशय, जिसमें मादा युग्मक बीजाणु बनते हैं, ये बीच का भाग वर्तिका, और सबसे ऊपर का भाग जो पुंकेसर को, पुंमंगों को लेने के लिए एक आधार उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। जो प्राय चिपचिपा होता है, वर्तिकाग्र चिपचिपा होगा, तभी तो ये नर युग्मकों को चिपका कर अंदर ले पाएगा।
अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका यानी मादा युग्म से संलग्नित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है जिससे नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। देखिए, ये है मादा जनना, ये है नर जनना। इनको बोलेंगे हम पुंकेसर। पुंकेसर का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? परागकोश, और नीचे का ये क्या है? तंतु। इनके अंदर नर युग्मक है जिनको हम क्या बोलेंगे? परागगण। ये परागकण यहाँ से निकलेंगे और इस वर्तिकाग्र पर आकर गिरेंगे। ये वर्तिकाग्र ऐसे चिपचिपी होगी, जैसे ही परागकण इस पर गिरेंगे ये इसको अंदर धकेल देगी चिपका कर। अंदर ये परागकण वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक जाएंगे। अंडाशय के अंदर ये जो आपको गोल भाग दिख रहा है ये बीजांड कहलाता है, जिसके अंदर बीज या मादा युग्मक पाया जाता है। अब जब इस मादा युग्मक के साथ ये नर युग्मक मिलेगा तो निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा और उससे एक नया जीव बन जाएगा। देखिए, अतः परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का ये स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। देखिए, अगर इस वर्तिकाग्र पर यही परागकण आकर गिरे, निषेचन हुआ, तो ये हो गया स्वपरागण। और अगर ये पुष्प या तो एक लिंगी था या किसी कारण से ये परागकण नहीं आए, दूसरे किसी पौधे के आकर परागकण यहाँ गिर गए, तो वो क्या कहलाएगा? पर परागण। देखिए, मनुष्य के अंदर जिसे निषेचन बोला जाता है, अन्य जंतुओं के अंदर जिसे निषेचन बोला जाता है, उसी निषेचन को पौधों के अंदर क्या बोला जाता है? परागण बोला जाता है। नर युग्मक होता है परागकण और निषेचन होता है परागण। तो अगर खुद के पुष्प के परागकण ही वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, एक ही पुष्प के युग्मक मिलकर नया जीव बनाएंगे, वो स्वपरागण कहलाएगा। और अन्य पुष्प के परागकण आकर इसमें गिरे, नया जीव बना, तो वो पर परागण कहलाएगा। परिभाषा क्या है? अतः परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो देखिए, यदि परागकणों का ये स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? पर परागण। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का ये स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। यानी परागकण या तो खुद उड़कर चले जाएंगे, या अगर पौधा जलीय है तो जल के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, या कोई एक कीट किसी एक पौधे पर आकर बैठा, उसका परागकण उस पर चिपक गया, वही जाकर दूसरे पुष्प पर बैठा, उसके वर्तिकाग्र पर वो परागकण जड़ गए। तो इस प्रकार भी परागण करने में ये सहायक होते हैं। परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकणों से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। यानी परागकणों से एक नलिका निकलेगी जिसे पराग नलिका बोलेंगे, और वो उस वर्तिका के अंदर जाएगी। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र प्राय मुड़ जाकर गिर जाते हैं। तो ध्यान रखना, निषेचन के पश्चात किस भाग से क्या बनेगा? जो बीजांड होगा उससे बीज बनेगा और अंडाशय से फल बनेगा, और बाकी जो भी भाग थे वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये बाह्य दल, पंखुड़ी, ये सारे मुरझाकर झड़ जाएंगे। देखिए, वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण कैसे होगा? जैसे परागकण यहाँ पर आकर गिरा, इससे ये क्या बनी? पराग नली बन गई इतनी लंबी, और इस पराग नली में इस परागकण का क्या आ गया? नर युग्मक आ गया।
ये वर्तिकाग्र, इस वर्तिकाग्र पर ये परागकण पराग नलिका बनाता हुआ इस अंडाशय में कहां पर गया, इस बीजांड के अंदर गया। इसके अंदर ये नर युग्मक थे, मादा युग्मक थे। इस मादा युग्मक से, मादा युग्मक में ये 7-8 प्रकार की कोशिकाएं थी। ये अंड कोशिका, इस अंड कोशिका से परागकण मिला और परागकण ने मिलाकर क्या बना दिया, युग्मन नज। सोचिए, बीजों के बनने से पौधे को क्या लाभ है। बीज में भावी पौधा तथा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे, अंकुरण। तो ये था पौधों के अंदर लैंगिक जनन। अब हम पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो मानव के अंदर भी नर और मादा युग्मकों का संयोजन होगा, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे और नया जीव बनेगा। उसे हम क्या बोलेंगे, मानव में लैंगिक जनन। और निषेचन की प्रक्रिया, जिसे युग्मनज बनकर 9 महीने के अंदर मां के गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास होकर एक बच्चे का निर्माण होगा। तो वो प्रोसेस हम सारा पढ़ेंगे। नर युग्मक बनेगा वृषण में और मादा युग्मक बनेगा अंडाशय के अंदर। तो वो क्या प्रक्रम होता है, कैसे प्रोसेस होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।